रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले डिस्कस करेंगे और ये प्ले जो है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर BS4 ईयर का जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनके अंदर इस प्ले को शामिल किया गया है। और इसके अलावा इंडिया में ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्ले जो है ये पढ़ाया जाता है। तो उन तमाम तर स्टूडेंट्स कम्युनिटी की हेल्प आउट करने के लिए मैंने ये आपके लिए इसका जो मटेरियल जो है बहुत ही आसान मगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तरतीब दिया है। और साथ ही साथ हमारी इस 14 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपके साथ इस प्ले की पूरी की पूरी समरी है और किसी हद तक इसका जो एनालिसिस है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए स्टूडेंट्स प्ले का आगाज़ करते हैं। प्ले का नाम है पिग्मेलियन। ये ड्रामा जो है ये पिग्मेलियन ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। मैं आपको पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में इस पैराग्राफ में आपको इसका जो है वो तारफ़ करवा देता हूँ। द प्ले पिग्मेलियन हैज़ बीन रिटन बाई एन आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हम इसको पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है और हम इसको JB शॉ भी कहते हैं। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक भी और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रोट मोर दैन 60 प्लेज। उन्होंने कोई 60 के करीब जो है वो प्लेज लिखे, बल्कि इनसे ज़्यादा ही लिखे। और हिज मेजर एंड फेमस वर्क प्लेज जो हैं वो उनमें ये पिग्मेलियन भी शामिल है। और इसके अलावा मैन एंड द सुपरमैन और फिर द डॉक्टर्स डायलेमा और फिर आर्म्स एंड द मैन, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट प्ले था आर्म्स एंड द मैन एंड मैनी मोर। यानी उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सा वर्क लिखा। ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज़, उन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया था इन 1925 में। और मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पुलित्ज़र अवार्ड भी दिया गया था इस पिग्मेलियन प्ले लिखने पर, इसकी कामयाबी पर। और इसके अलावा उनके ओवरऑल वर्क को देखते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबल प्राइज़ भी दिया गया था। इस बात स्टूडेंट्स ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल टाइटल की आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये जो प्ले पिग्मेलियन है वाज JB शॉज मोस्ट सक्सेसफुल प्ले फाइनेंशियली। यानी इन्होंने ये ड्रामा लिखने से पहले, ये प्ले लिखने से पहले बहुत से वर्क लिखे थे, लेकिन उनको वो कामयाबी की हद तक नहीं लेके जा सके। लेकिन इस प्ले में उन्हें खातिर खा कामयाबी बहुत अच्छी, बल्कि एक कंसिडरेबल सक्सेस जो है वो उन्हें मिली। JB शॉ टुक द टाइटल ऑफ द प्ले। और ये जो पिग्मेलियन दरअसल जो इस प्ले का टाइटल है, ये इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो बैकग्राउंड है, वो एक यूनानी मिथोलॉजी से इसका एक ताल्लुक़ बनता है। वो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि इसके टाइटल को एक्सप्लेन कीजिए, पिग्मेलियन टाइटल को। तो JB शॉ ने ये टाइटल जो है ये एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी यानी एक यूनानी दौर की एक लेजेंड, यानी एक मशहूर कहानी को हम लेजेंड कहते हैं या मैथोलॉजी कहते हैं, उसमें से ये टाइटल लिया है। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा एक स्कल्पचरिस्ट था, यानी स्कल्पचरिस्ट है दरअसल ये लफ्ज़, एक मशहूर मुजस्मा साज था जिसका नाम पिग्मेलियन था। उस पिग्मेलियन नामी मुजस्मा साज ने एक मुजस्मा बनाया था, एक औरत का उसने मुजस्मा बनाया था, स्टैचू ऑफ वूमेन। और उसकी इतनी ज़्यादा ब्यूटी थी उस मुजस्मे की, यानी उसके अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरती उसमें आ गई, विद आसम ब्यूटी दैट ही हिमसेल्फ फेल इन लव विद दैट ब्यूटीफुल स्टैचू, कि उसे खुद जो है उस स्टैचू से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गई। और उसने मोहब्बत की जो देवी है उस ज़माने के लिहाज से यूनानी दौर में, चूँकि ये देवताओं वगैरह को काफ़ी ज़्यादा वो अहमियत देते थे, तो उसने मोहब्बत की देवी से उसे रिक्वेस्ट उसने बाकायदा की कि आप इस मेरी बनाई हुई मूर्ति को या मेरी बनाई हुए इस मुजस्मे को आप ज़िंदा कर दो। तो यूँ ये पिग्मेलियन जो है ये दरअसल जो है ये इसका ओरिजिन जो है ये इसकी जो बेस है इस पिग्मेलियन की, वो यूनानी मिथोलॉजी है या कोई यूनानी दौर की कोई लेजेंड है। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका एक्ट वाइज समरी देखते हैं। एक्ट वाइज समरी जब हम देखते हैं तो एक्ट 1 जो है इसका आगाज़ जो है ड्रामा पिग्मेलियन का रात के 11:15 पे इन द एरिया ऑफ कवर्ड गार्डन, यानी कवर्ड गार्डन नामी एक लंदन का इलाका है, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। और ये बड़ी एक तूफ़ानी रात है और तूफ़ानी बारिश भी हो रही है और इस तूफ़ानी स्टॉर्मी नाइट में ये इसका प्ले का आगाज़ होता है। और स्टॉर्मी नाइट आप कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म वाली नाइट थी। ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड रेन, यानी इस गैर मुतवक्के बारिश की वजह से, एंड थंडर स्टॉर्म, और इस तूफ़ानी बारिश की वजह से द पासर्स बाई, वहाँ पे जो राहगीर थे
वहाँ पे जो लोगों का क्राउड था, वहाँ पे जो लोगों का हजूम था, जो कि लंदन के मुख्तलिफ इलाकों से बिलोंग करता था, फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के मुख्तलिफ इलाकों से तलक रखने वाला जो पासर्स बाई यानी वो राहगीरों का जो हजूम था, उन्होंने वहाँ पे शेल्टर ले ली, यानी टेक शेल्टर, वो पनाह ले लेते हैं अंडर द पोर्टिको ऑफ सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च लंदन में एक मशहूर चर्च का नाम है सेंट पॉल, और उसकी जो नीचे बरामदा है या उसकी जो नीचे छत है उसमें उन्होंने नीचे जो है वो पोर्टिको में पनाह ले रखी थी। बहुत से लोग वहाँ पे जमा थे इस तूफ़ानी वेदर यानी इस तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए। अब वेल्दी मदर और वहाँ पे एक दौलतमंद खातून भी थी खड़ी उस क्राउड में, उस हजूम में। उसका नाम था मिसिस एन्सफोल्ड हिल, पूरा नाम मिसिस एन्सफोल्ड हिल है, अलॉन्ग विद हर डॉटर क्लारा, और उसके साथ उसकी बेटी क्लारा भी है। ये फैमिली जो है ये कहानी का मेन कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन आगे चल के ये मिसिस एन्सफोल्ड हिल और उसकी बेटी क्लारा और इसका ये जो बेटा फैरेडी है, इसके साथ जाके एक बार फिर ये कहानी के अंदर एक्ट 5 में या 4 में ये अपीयरेंस दोबारा देंगे, तो उस वक्त ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो आप इनको याद रखिएगा, मिसेस एन्सफोल्ड हिल को, उसकी बेटी क्लारा को, और सबसे बढ़कर इस फेरेडी, उसके बेटे फेरेडी को। इज़ वेटिंग फॉर हर सन, वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे फुल स्टॉप है। फ्रेडी हु हैज़ गॉन अवे, फ्रेडी दरअसल उसका जो बेटा है वो गया हुआ है टू ब्रिंग सम टैक्सी कैब, और इस स्टॉर्मी मौसम में और इस तूफ़ानी बारिश में वो एक टैक्सी कैब जो है वो लेने के लिए गया हुआ है ताकि वो अपने घर जो है वो उनको ड्रॉप कर सके। फ्रेडी रिटर्न्स विदाउट फाइंडिंग एनी कैब, और फ्रेडी जब ड्रामा शुरू होता है तो देखते हैं कि वो अपनी अम्मी और अपनी बहन के पास वापस लौटता है, लेकिन उसे कोई टैक्सी कैब नहीं मिली। इसके ऊपर उसकी माँ जो उसे काफ़ी डांटती है, स्कॉल्ड्स करती है, डांटती है, एंड सेंड्स हिम बैक टू सर्च फॉर सम टैक्सी कैब अगेन, और उसकी माँ उसे मजबूर करती है कि दोबारा जाए और वो दोबारा जाकर जो है कोई टैक्सी कैब ढूंढ के लाए। अब फ्रेडी वहाँ से जब जाने लगता है तो वो वहाँ पे एक फूलों वाली लड़की है, फूल फरोख्त करने वाली लड़की, फ्लावर गर्ल जिसे हम कहेंगे, उसका टकरा जाता है। ये पहला, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट का पहलू देखेंगे। अंडर द पर्टिको, उस पर्टिको के नीचे पोर गर्ल नेम्ड एलिजाबेथ डुलिटल, एलिजा डुलिटल। एलिजा डुलिटल ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और सारी कहानी इसके गिर्द ही तकरीबन घूमती है, इसको आप याद रखिएगा। एलिजा डुलिटल जो एक लड़की, नाम की लड़की वहाँ पे मौजूद है, वो फ्लावर बेचती है, वहाँ पे फूल बेचती है टू एक जेंटलमैन को। ये स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, जेंटलमैन है, उसका नाम है पिकरिंग। और इस हजूम में एक शख्स जो पास ही खड़ा हुआ है मिसेस हेंसफोर्ड हिल के साथ और एलिजाबेथ डुलिटल के साथ और इसके क्लारा के साथ, जो उस हजूम में एक शख्स बाई स्टैंडर यानी करीब खड़ा हुआ शख्स जो है, ड्राज एलिजाबेथ अटेंशन, वो एलिजाबेथ की तवज्जो दिलाता है टुवर्ड्स अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की तरफ, इन द बैक ऑफ द क्राउड, जो हजूम के पिछले हिस्से में खड़ा हुआ है, टेकिंग नोट्स, और वो किसी कागज़ पे या किसी डायरी पे कुछ तहरीर कर रहा है। तो वो जो पिकरिंग है उसकी तवज्जो, एलिजा की तवज्जो उसकी तरफ दिलाता है कि देखो ये शख्स नोट कर रहा है कुछ, और रोज़ा ये समझती है कि शायद ये शख्स है, ये जो कॉपी के ऊपर कुछ चीज़ें नोट कर रहा है, ये शायद कोई पुलिस वाला है। एलिजा थिंक्स दैट द मैन इज अ पुलिस मैन, एलिजा ये ख्याल करती पहले तो कि ये शख्स को पुलिस वाला है शायद। इनफैक्ट द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ हेनरी हिगन्स, और ये कहानी का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हेनरी हिगन्स। और लेकिन अब बाद में पता चलता है कि दरअसल ये जो शख्स है, ये जो नोट टेकर था या डायरी के ऊपर कुछ लिख रहा था, उसका नाम हेनरी हिगन्स है। हेनरी हिगन्स, हेनरी की स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, स्पेलिंग इसका गलत हो गया, HENRY, हेनरी हिगन्स, हु हैज़ मैजिकल एबिलिटी, और जिसके अंदर एक जादू की सी कुव्वत है, एक हैरान कुन ताकत है, सलाहियत है, टू डिटरमिन द बैकग्राउंड द पीपल, कि वो किसी भी शख्स का, ये लोगों की जो बैकग्राउंड है उनको डिटरमिन कर सकता है, तय कर सकता है, बता सकता है, एक्सपोज कर सकता है, ओनली बाय लिसनिंग टू देयर एक्सेंट एंड मैनर ऑफ स्पीच। यानी वो जब लोगों की गुफ्तगू को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके लहजे को देखता है, उनके एक्सेंट को नोट करता है, उनके स्पीकिंग स्टाइल को नोट करता है, तो उसे पता चल जाता है कि यह शख्स कौन से इलाके से बिलोंग करता है, इसका कौन से इलाके से ताल्लुक़ है। दरअसल ये जो हेनरी हिगन्स है ये फोनेटिक्स का माहिर है। फोनेटिक्स आप जानते हैं, तो फोनेटिक्स का ये एक माहिर है, एक्सपर्ट है, और इसी वजह से वो लोगों के एक्सेंट से ही अंदाज़ा लगा लेता है। तो ये एक एक्सपर्ट आदमी है, इसका आगे बहुत बड़ा रोल होगा, और इसी ने ही आगे चलकर वो पैगमेलियन का किरदार अदा करना है कि जैसे यूनानी दौर के अंदर उस पैगमेलियन नामी मुजस्मा साज ने मुजस्मा बनाया था हैरत अंगेज़ हद तक खूबसूरत, इसी तरह इस हेनरी हिगन्स ने इस एलिजा नामी लड़की को चेंज करना है, बदलना है हैरत अंगेज़ हद तक।
हु हैज़ मैजिकल एबिलिटी, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इस एनालिटिकल एबिलिटी, और उसकी जो तजिया करने की सलाहियत है, एनालिसिस करने की जो सलाहियत है, इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बहुत हैरान कौन है फॉर एवरी वन प्रेजेंट देयर। और जो भी उस हजूम में मौजूद है सारे ही उससे मुतासर होते हैं और सारे उससे अपने अपने बारे में जानने लग जाते हैं। पूरा एक माहौल सा वहाँ पे एक स्टेज हो जाता है, पूरा एक माहौल सा बन जाता है कि एवरीबॉडी वांट टू नो अबाउट हिमसेल्फ। वो लोगों का फिर एक्सेंट सुन के, उनकी बातें सुन के, उनका बैकग्राउंड बताने शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्राउड को भी मुतासर करती है, और ख़ास तौर पर हमारी जो कहानी की मेन करैक्टर है एलिज़ा डुलिटल, उसको वो बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जो कि फूल बेचने वाली लड़की है। हेनरी हिगन्स एंड पिकरिंग, और हेनरी हिगन्स और पिकरिंग जो है इनका आपस में एक ताल्लुक बन जाता है। चूँकि हेनरी हिगन्स जो है वो फोनेटिक्स का माहिर है, एक्सपर्ट है, और पिकरिंग जो है ये संस्कृत, यानी हिंदी को हम ये संस्कृत आपने नाम सुना होगा, तो ये जो हिंदी ज़बान है उसका ये एक बहुत बड़ा माहिर है, उसका ये एक्सपर्ट है, उसका ट्यूटर रहा है, उसका एक्सपर्ट रहा है। तो दैट्स वाई, क्योंकि दोनों ही एक तरह के ही तकरीबन प्रोफेशन और शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे उनकी काफ़ी आपस में अलैक स्लैक हो गई, काफ़ी ज़्यादा उनका एक तल्लक सा क्रिएट हो गया। और वो दोनों अपने आप को जब एक दूसरे से मुतारफ़ करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तकरीबन एक ही फील्ड से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हेनरी हिगन्स एंड पिकरिंग इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से अपने आप को मुतारफ़ कराते हैं, तारफ़ करवाते हैं। दे रियलाइज़, वो महसूस करते हैं दैट बोथ ऑफ देम आर फेमिलियर, के दोनों वाकफ़ हैं विद ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे के काम से। बिकॉज पिकरिंग इज़ आल्सो ए लिंग्विस्ट, क्योंकि वो भी एक लिंग्विस्ट है, माहिर लिसानियात है, ज़बान का एक आलम है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स क्लेम्स दैट, और प्रोफेसर हेनरी हिगन्स दावा करता है दैट ही कैन ट्रांसफॉर्म द कॉकने स्पीकिंग गर्ल एलिज़ाबेथ डुडल। ये कॉकने स्पीकिंग गर्ल क्या है जी? ये कॉकने जो है ये लंदन के अंदर मुकामी तौर पे बोले जाने वाले लोअर जो तबके के जो लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, ये उनकी एक ज़बान है, उनका एक्सेंट जो है वो से रिलेटेड ये एक टर्म है कॉकने स्पीकिंग गर्ल, यानी आम ज़बान बोलने वाली छोटे तबके के लोग। वहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरह की ज़बानें जो बोलते थे, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती थी, उसके हवाले से वो बताता है कि एलिज़ाबेथ डुडल को वो चेंज कर सकता है इनटू वेल स्पोकन डचेस, यानी एक वेल स्पोकन यानी एक बेहतरीन अंदाज से बात करने वाली एक डचेस में, एक नवाब बेगम में तब्दील कर सकता है। वो वहाँ पे ये दावा कर देता है। सो कॉकने, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, कॉकने इज़ अ डायलेक्ट इन ऑफ लंडन, लंदन यानी लंदन की एक मुकामी बोली है, यानी मुकामी ज़बान है, डायलेक्ट है, डायलेक्ट बोली को कहते हैं। एंड इज़ स्पोकन, एंड इट इज़ स्पोकन बाय लोअर क्लास पीपल, और इसे आमतौर पर लोअर क्लास के लोग ही बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि ही इवन बेट्स, और आता है कि वो शर्त भी लगा लेता है विद पिकरिंग के साथ कि वो ये काम कर सकता है कि ये इस आम एक्सेंट वाली लड़की को, बोलने वाली लड़की को, यानी एलिज़ा डुडल को वो चेंज कर सकता है, उसका लहजा बदल सकता है, उसके मैनर्स चेंज कर सकता है, उसके अंदर बदलाव ला सकता है, उसके अंदर तब्दीली ला सकता है। द रेन स्टॉप्स, और फिर बारिश रुक जाती है। एंड द क्राउड अंडर द पर्टिको डिसअपीयर्स, और बरामदे के नीचे खड़ा जो क्राउड है, वो चर्च के नीचे जो खड़े हुए थे, जिन्होंने पनाह ली हुई थी, वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, बिखर जाता है। हिगन्स एंड पिकरिंग लीव टू हैव डिनर टुगेदर, और वो दोनों जो हैं, हिगन्स और पिकरिंग, जो अभी नए नए दोस्त बने हैं, नए नए एक दूसरे के वाकफ़ बने हैं, वो दोनों डिनर करने चले जाते हैं। वाइल क्लारा, जबकि जो क्लारा है और उसकी जो माँ है वो बस की तरफ चले जाते हैं और वो वहाँ से घर चले जाते हैं। फेरेडी, उनका जो बेटा है, जो टैक्सी कैब लेने के लिए गया हुआ था, जब वो वापस आएगा तो वो देखेगा कि उसकी माँ और उसकी बहन क्लारा जो है वो तो जा चुके हैं। फेरेडी फाइनली रिटर्न्स, फेरेडी वापस आता है आखिरकार विद टैक्सी कैब, बट इस फैमिली इज़ नो मोर देयर, लेकिन उसकी फैमिली वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी बात और बता दूँ कि ये जो फिर वो टैक्सी कैब लेके आया था, ये टैक्सी कैब जो है वो हमारी जो कहानी की मेन कैरेक्टर है एलिज़ा डुडल जो है वो लेके चली जाएगी और फ्रेडी अपने घर चला जाएगा। अगली सुबह फिर एक्ट 2 का आगाज़ होता है। तो अगली सुबह जो है, चूँकि वो एलिज़ा डुडल जो है वो मुतासर हो चुकी थी, द नेक्स्ट मॉर्निंग एलिज़ा डुडल द फ्लावर गर्ल, जो कि फ्लावर गर्ल थी, अपीयर्ड एट प्रोफेसर हेनरी हिगन्स लेबॉर्ट्री, वो प्रोफेसर हेनरी की लेबॉर्ट्री में चली गई एट विम्पल स्ट्रीट में। ये इलाका है, ये गली है जिसमें वो रहता था, और वो वहाँ चलेगी फॉर कोचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कोचिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, तरबियत हासिल करने के लिए वो वहाँ पे चली जाती है। और तरबियत उसने किसकी लेनी जी? नए एक्सेंट की और नई स्पीच की। शी ऑफर्स टू पे अ शिलिंग, और वो उसको बाकायदा पैसों की पेशकश करती है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द स्पीच, अगर वो स्पीच की उसे ट्रेनिंग देगा तो। लेकिन इस बात पे प्रोफेसर हेनरी हिगन्स जो है पहले तो उसका मजाक उड़ाता है और हंसता है कि ये मुझे पैसे देगी कि मैं
जो है इतना बहुत बड़ा एक फ़नकार हूँ, बहुत बड़ा एक माहिर हूँ और ये मुझे मेरे फ़न की, मेरे आर्ट की कीमत मुझे देना चाहती है। दरअसल वो उसका मजाक ये उड़ाता है कि ये मेरे फ़न की दरअसल कीमत दे ही नहीं सकती। इस पे जो है हम जानते हैं कि वो दरअसल लड़की ख्वाहिशमंद है सीखने की, लेकिन पिकरिंग जो है वो फिर कहता है कि आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, आप इसको सिखाएं, मैं आपको इसके जो खर्च है, इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आएंगे वो मैं बियर करूँगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो लड़की नया एक्सेंट क्यों सीखना चाहती है। तो शी इज़ डिज़ायर्स ऑफ लर्निंग प्रॉपर स्पीच, वो लड़की ख्वाहिशमंद है प्रॉपर स्पीच सीखने के लिए, टू वर्क इन ए फ्लावर शॉप, ताकि वो बेहतर जॉब कर सके किसी फ्लावर शॉप पे या कहीं। पिकरिंग अनाउंसेस टू बियर द एक्सपेंसेस, और पिकरिंग जो है ये वहाँ पे, पिकरिंग बहुत नाइस आदमी है मैं आपको बता दूँ। और प्रोफेसर हेनरी हिगिंस जो है वो बदलिहाज किस्म का शख्स है, आप पूरी स्टोरी के अंदर देखेंगे वो बदलिहाज किस्म का शख्स है। और जबकि ये जो पिकरिंग है ये केयरिंग है और मोहब्बत से बात करने वाला है, ये बदतमीज़ नहीं है प्रोफेसर हिगिंस की तरह। पिकरिंग अनाउंसेस टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो उस पूरे एक्सपेरिमेंट के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान करता है। इफ़ हिगिंस ट्रांसफॉर्म्स एलिजा डूडल, कि अगर वो हिगिंस जो है वो एलिजा डूडल को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है इनटू डचेस, एक नवाब बेगम में, एट एन एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी, एक सफ़ीर के घर होने वाली गार्डन पार्टी के वक्त तक। इसका कोई भी टाइम बाकी है, कुछ 6 माह का टाइम तकरीबन बाकी है उनके पास। और इस दौरान जो है ये शर्त भी है और ये एक चैलेंज भी है जो कि मिस्टर जो प्रोफेसर हेनरी हिगिंस है जो कबूल करेगा। प्रोफेसर हेनरी हिगिंस और प्रोफेसर हेनरी, ये स्टूडेंट्स ये 2-3 जगह पे हेनरी के स्पेलिंग का गलत हो गया है। HENRY ये वाला दरमियान एन के बाद वाला ई है जो, ये आप ना लिखिएगा। हेनरी हिगिंस एक्सेप्ट दिस चैलेंज, इस चैलेंज को कबूल कर लेता है। इट इज़ आल्सो डिसाइडेड, ये भी फैसला होता है, दैट एलिजा डूडल विल स्टे विद हिगिंस, के एलिजा डूडल जो है वो हिगिंस के साथ ही काम करेगी फॉर 6 मंथ, 6 माह के लिए की ट्रेनिंग के लिए, एंड स्कूलिंग और तरबियत के लिए। ये ट्रेनिंग और स्कूलिंग का माना तरबियत है, सिखाने का जो अमल है उसको स्कूलिंग कहेंगे। ऑफ इन द फील्ड ऑफ स्कूलिंग इन द फील्ड ऑफ स्पीच एंड मैनर्स ऑफ हाई क्लास, यहाँ पे ये ऑफ की गलती भी है, आपने इन द फील्ड ऑफ लगाना, इन द फील्ड ऑफ स्पीच एंड मैनर्स ऑफ हाई क्लास लेडी, ताकि उसे हाई क्लास लेडी जो है वो बनाया जा सके। हिगिंस टेल्स हिज हाउस कीपर मिसिस परसे, और वो अपनी मिसिस परसे नामी जो हाउस कीपर है, मुलाजमा है, उसको वो कहता है टू बात एलिजा डूडल, कि एलिजा डूडल को अच्छी तरह नहलाए और उसे ड्रेसिंग भी प्रॉपर तरीके से करवा दे। और अभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब एलिजा डूडल जो है डूलिटल जो है वो बेहतर तौर पे निखर कर सामने आएगी, लिबास चेंज करेगी और उसका हुलिया थोड़ा सा बदला जाएगा, तो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगी। इसी दौरान एक लालची बाप है अब इस एलिजा डूलिटल का, तो वो देखिए ज़रा, एलिजा डूलिटल जो है उसका जो बाप जो है अल्फ्रेड डूलिटल, यानी अल्फ्रेड डूलिटल जो है, हु इज़ एलिजा डूलिटल्स फादर, जो कि एलिजा डूलिटल का बाप है, वो वहाँ पे आ जाता है, अपीयर हो जाता है देयर, एंड डिमांड्स द रिटर्निंग ऑफ हिज डॉटर, और अपनी बेटी की वापसी का मुतालबा करता है। एक्चुअली ही इज़ ग्रीडी और सेल्फिश किस्म का वो बाप है, और उसे अपनी बेटी से ज़रा बराबर भी कुछ सरोकार नहीं है। इनफैक्ट वो यहाँ पे आया है कुछ पैसे बटोरने के लिए उन लोगों से जिन लोगों के पास इस वक्त एलिजा डूलिटल मौजूद है। एक्चुअली दरअसल जो है हम देखते हैं कि ही इज़ अ ग्रेडी फादर एंड इज़ रियल इंटेंशन, और उसका जो असल इरादा है इज़ टू गेट सम मनी, कि वो कुछ पैसे हासिल करना चाहता है फ्रॉम प्रोफेसर हिगन से, बाई ब्लैकमेलिंग है, उसे ब्लैकमेल करके। ही हैज़ नो रियल कंसर्न, और उसे दिली तौर पर यह हकीकी तशवीश नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है फॉर अ डॉटर, अपनी बेटी की। प्रोफेसर हेनरी हिगिंस जो है गिव्स हिम 5 पाउंड, से 5 पाउंड की रकम दे देता है, एंड सेंड्स हिम ऑफ, और उसे वहाँ से वापस भेज देता है। और हम ये भी देखते हैं कि इन द मीन वाइल इसी दौरान जो है व्हेन एलिजा डूलिटल एंटर्स इन अ न्यू एंड क्लीन ड्रेसिंग, वो अपने नए लिबास और साफ सुथरे लिबास में जब दोबारा नमूदार होती है, इवन आर फादर फेल्स टू रिकग्नाइज हर, हत्ता कि उसका बाप भी उसे पहचान नहीं पाता। शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लू ड्रेसिंग, उसने नीला लिबास पहना हुआ है, एंड एवरी वन इज़ अमेज्ड, और हर कोई हैरान हो जाता है। इसके बाद हम एक्ट 2 देखते हैं जी। प्रोफेसर हिगिंस जो है सक्सीड्स इन इम्प्रूविंग एलिजा डूलिटल स्पीच, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो कुछ ट्रेनिंग देता है, एलिजा डूलिटल की स्पीच भी चेंज हो जाती है, एक्शन भी चेंज हो जाता है, और प्रॉपर बिहेवियर उसका जो इम्प्रूव हो जाता है आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ्स, 6 माह की ट्रेनिंग के बाद। आफ्टर द कम्प्लीशन, मुकम्मल करने के बाद, तकमील के बाद,
मुकम्मल होने के बाद ऑफ हर ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के एंड स्कूलिंग के, एलिज़ा हैज़ टू फेस 2 ट्रायल्स। एलिज़ा को 2 जगह इसका टेस्ट भी करना है, इसका ट्रायल भी उन्होंने रखा था कि 2 जगह पे वो चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर खातर खा इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। तो ट्रायल का माना टेस्ट होता है, आजमाइश होता है। द फर्स्ट ट्रायल अकर्स, और पहला ट्रायल होता है एट मिसेस हिगन्स, और मिसेस हिगन्स के हाथ में। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिसेस हिगन्स, मिसेस हिगन्स जो है जी ये प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की वालदा है, जो कि अपने बेटे के हाथों बहुत तंग है और वो उसकी हरकतों से बहुत तंग है, क्योंकि वो लोगों को एक्सेंट चेंज करता है, लोगों के एक्सेंट के बारे में एनालिसिस करता रहता है, तजज़िया करता रहता है। उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें करना। सो इसलिए मिसेस हिगन्स के घर में एक पार्टी हो रही है। मिसेस हिगन्स इज़ द मदर ऑफ प्रोफेसर हेनरी हिगन्स। एट आर होम, उसके घर में मिसेस हिगन्स रिसीव्स द गेस्ट। वो हम देखते हैं कि इस एक्ट में कि वो मेहमानों का इस्तकबाल कर रही होती है, इंक्लूडिंग मिसेस एन्सफोल्ड हिल। आपको याद होगा ये पहले एक्ट में जो क्राउड हजूम मौजूद था उनमें ये किरदार हमने आपको मुतारफ़ करवाया था, मिसेस एन्सफोल्ड हिल और फिर उसका बेटा फेरेडी और फिर उसकी बेटी क्लारा, वो भी मेहमानों में शामिल है। देर वहाँ पे एलिज़ा इज़ इंट्रोड्यूस टू मिसेस एन्सफोल्ड हिल, क्लारा एंड फ्रेडी, और वहाँ पे एलिज़ा को मुतारफ़ करवाया जाता है। एलिज़ा मेक्स एन इम्प्रेसिव इम्पैक्ट, और बड़ा मुतासरकुन असर डालती है, तासुर डालती है ऑन एवरी वन विद हर स्पीच, हर किसी पर जो मौजूद वहाँ पे था अपनी स्पीच यानी अपनी गुफ्तगू से और अपने ग्रेसफुल तौर तरीक़ों से, अपने ग्रेसफुल मैनर से। फ्रेडी इज़ इम्प्रेस्ड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, और फ्रेडी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। एक्ट 4 में हम देखते हैं जी आगे मज़ीद डेवलपमेंट होती है इसकी। द सेकंड ट्रायल ऑफ एलिज़ा डूलिटल टेक्स प्लेस एट सम मंथ्स अगो, यानी कुछ महीने बाद जो है ये ट्रायल होता है दोबारा एट एन एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी, एक एम्बेसडर के घर जो गार्डन पार्टी हो रही थी। एलिज़ा इज़ फेयरली पॉलिश्ड, और एलिज़ा अब काफ़ी हद तक पॉलिश हो चुकी है और काफ़ी महज़्ज़ब बनाई जा चुकी है, उसका एक्सेंट चेंज हो चुका है, उसकी ड्रेसिंग चेंज हो चुकी है, उसके मैनर्स चेंज हो चुके हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ ग्रूमिंग, और कई माह की ग्रूमिंग के बाद, तरबियत के बाद। एलिज़ा पासिस ऑफ एज ए डचेस, और लिहाजा एलिज़ा जो है वो पास हो जाती है, यानी एलिज़ा कामयाब ठहरती है कि वो वाकई एक बहुत बड़ी डचेस, एक नवाब बेगम के रूप में ही है। शी इम्प्रेसिस एवरीवन, वो हर किसी को मुतासर कर दी, पार्टिकुलरली फ्रेडी, खासतौर पर फ्रेडी को। बिफोर द डिपार्ट रवाना होने से पहले मिसेस हिगन्स रिमार्क्स दैट एलिज़ा's लैंग्वेज स्टिल बीट्रेज हर लो ब्रीडिंग। तो इस दौरान जो है हम ये देखते हैं कि मिसेस हिगन्स जो है वो कुछ नोट करती है कि एलिज़ा के लहजे में अभी भी थोड़ी सी उसकी जो ब्रीडिंग है, उसकी जो परवरिश में है वो कुछ कमी रह गई है, और वो बीच में दरमियान में थोड़ी सी वीकनेसेस शो करती है, और ये ज़ाहिर हो जाता है कि उसकी बैकग्राउंड जो है वो हम्बल है, और वो पीछे उसकी बैकग्राउंड जो है लैंग्वेज की और ड्रेसिंग की बैकग्राउंड जो है वो उसकी प्रॉपर नहीं है, वो किसी लो तबके की ही लड़की ही अभी भी कभी कभी वो तासुर दे जाती है। मिसेस हिगन्स इस बात को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है उस चीज़ को पॉइंट आउट भी करती है। हिज मदर कॉशन दैट, और उसकी मालदा जो है वो कॉशन भी करती है दैट हिज एक्सपेरिमेंट विद एलिज़ा, के एलिज़ा के साथ उसका जो तजर्बा है रेजेस द प्रॉब्लम, कि आगे जाके वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर इस लड़की का क्या बनेगा, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन, के क्या करना है फिर इसका विद हर आफ्टरवर्ड्स, विद हर उसके साथ। ये विद के स्पेलिंग ज़रा स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ये ई नहीं आता। आफ्टरवर्ड्स यानी इसके बाद, यानी जब वो सीख जाएगी और वो एक महज़्ज़ब और पॉलिश्ड किस्म की लड़की जब बन जाएगी तो उसका आगे पर बनेगा क्या, इसके बारे में वो कंसर्न्ड है, तशवीश का इज़हार भी करती है। व्हेन शी हैज़ द रिफाइनमेंट ऑफ आर डिसेंट लेडी, के जब उसके अंदर वो रिफाइनमेंट तो आ जाएगी, वो शाइस्तगी तो आ जाएगी, वो तहजीब तो आ जाएगी जो एक डिसेंट लेडी में होती है, बट नॉट द इनकम, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होंगे कोई अच्छा बिजनेस करने के लिए, अच्छा कारोबार करने के लिए, या अपने इस रिफाइनमेंट वाली लाइफ को बरकरार रखने के पैसे नहीं होंगे, तो उस वक्त उसका क्या बनेगा। ये एक परेशान कुन सूरत हाल है एलिज़ा के लिए भी और मिसेस हिगन्स के लिए भी। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स विन्स द चैलेंज, लेकिन चूँकि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स ने अब चैलेंज जीत लिया हुआ है, एंड द बेटर शर्त भी जीत ली है बिटवीन हिम एंड पिकरिंग, उसके दरमियान और पिकरिंग के दरमियान जो शर्त लगी थी। नाउ पिकरिंग एंड प्रोफेसर हेनरी हिगन्स फील बोर्ड, वो दोनों बोर महसूस करते हैं क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब हो गया है, उनका दिल भर गया है और उन्होंने उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाया नहीं है, लेकिन उसको पॉलिश कर तो दिया है, चेंज तो कर दिया, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँचाया। बिकॉज द एक्सपेरिमेंट इज़ ओवर, क्योंकि अब उनका एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म हो गया है। दे डू नॉट सीम टू बी केयर अबाउट एलिज़ा, अब उन्हें एलिज़ा की केयर बिल्कुल नहीं है, वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, और इसे शान बेनियाजी की वजह से और इस
इनकॉन्सेंट्रेट बिहेवियर, यानी इस बदलिहाजी वाले रवैये की वजह से एलिज़ा जो है वो काफ़ी डिप्रेस हो जाएगी। ऐसी मच फ्रस्ट्रेटेड, वो काफ़ी मायूस है, एंड हर्ट है एट द बैड ट्रीटमेंट, इस बुरे सलूक पर। शी आस्क व्हाट इज़ टू बी डन, वो पूछती भी है कि मेरा अब क्या बनेगा, मैं क्या करूँगी। बिकम नाउ, और इस पे हिगन्स जो है उसे सजेस्ट करता है टू ओपन ए फ्लावर शॉप, कि जाके कोई फूलों की दुकान खोल ले, और टू मैरी समबॉडी, या किसी जाके शादी रचा ले, किसी अमीर ज़ादे से शादी रचा ले, टू इंश्योर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि उसकी जो आरामदेह ज़िंदगी, पुरसकून ज़िंदगी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। एलिज़ा थिंक्स दैट दिस एक्ट ए काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और वो ये इसको जिस्म फरोशी के मतलब समझती है। वो ये ख्याल करती है कि क्या वो प्रोस्टिट्यूट है, क्या वो जिस्म फरोश है कि इस तरह वो करना शुरू कर दे, और किसी के कहने पे ऐसे ही जाके बग़ैर जज्बात के और बग़ैर मोहब्बत के किसी से शादी रचा ले। She rejects the idea. Eliza announces that nobody has ever treated her so badly, और वो कहती भी है, उनके मुंह पे उनको कह देती है, वो बेबाक लड़की है कि कभी मुझे ने किसी ऐसे इतना बैडली ट्रीट नहीं किया जैसे उन दोनों ने, और ख़ास तौर पर हैनी हिगन्स ने जिस तरह ट्रीट किया है। शी डिपार्ट्स, और वो वहाँ से वो भाग जाती है, चली जाती है। एक्ट 5 जो कि हमारे ड्रामे का आखिरी एक्ट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस हिगन्स विद पिकरिंग, और हिगन्स जो है पिकरिंग दोनों भाग के अपनी मदर की तरफ आते हैं, एंड रिवील दैट, और उसको आके इंकशाफ करते हैं कि एलिज़ा जो है वो भाग गई है। दरअसल वो भागी नहीं है, वो मिसेस हिगन्स के पास आई थी और उसने सारी सूरत बताई थी, और उसने मिसेस हिगन्स ने उसको ऊपर वाली मंजिल पे छुपाया हुआ है। मिसेस हिगन्स कॉल्स दम, उनको डांटती है। यहाँ पे स्कॉल्ड का एस लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगल नाउन के साथ हमने इजाफा करना है एस का। मिसेस हिगन्स कॉल्स दम, उनको डांटती है फॉर डिसरिगार्डिंग, बदलिहाजी करने पर एलिज़ा's फीलिंग्स, एलिज़ा के फीलिंग्स की। दे आर इंटरप्टेड बाई एल्फ्रेड डुलिटल, और वहाँ पे उसका बाप एल्फ्रेड डुलिटल भी आ जाता है। हु इज़ अ रिच फेलो नाउ, जो कि अब एक अमीर शख्स है। तो ये उसको किसी शख्स की प्रॉपर्टी मिली है वसीयत की वजह से, दैट्स वाई वो अमीर तरीन हो चुका है। मिसेस हिगन्स हैव बिन हाइडिंग एलिज़ा अपस्टेयर्स, उसने एलिज़ा को ऊपर वाली मंजिल पर छुपाया हुआ था। शी इज कॉल्ड प्रोफेसर हैनी हिगन्स एंड पिकरिंग फॉर प्लेइंग, ये लफ्ज़ प्लेइंग है, फॉर प्लेइंग विद एलिज़ा's फीलिंग, उन्होंने एलिज़ा की फीलिंग के साथ क्यों खेला। एलिज़ा एंटर द रूम, एलिज़ा कमरे में दाखिल हो जाती है। शी थैंक्स पिकरिंग, वो पिकरिंग का शुक्रिया अदा करती फॉर ऑलवेज ट्रीटिंग हर लाइक ए लेडी, कि उसने हमेशा उसका डिसेंट तरीके से ही बात की, लेकिन उसे असल गुस्सा और तप जो है वो चढ़ी हुई है किस पे, हेनरी हिगन्स पर, जिसने उसका एक्सेंट चेंज किया है, मैनर्स चेंज किए हैं, लेकिन उसके साथ बाद में बदलिहाजी भी की है, और इस दौरान वो बदलिहाजी भी करता रहा है। एलिज़ा ऑल्सो रिवील्स दैट, एलिज़ा रिवील करती दैट फ्रेडी हैज़ बिन राइटिंग लव लेटर्स, के फ्रेडी भी उसे लव लेटर लिखता रहा है, एंड दैट शी इज़ गोइंग टू मैरी हिम, और ये कि वो उस फ्रेडी लड़के से ही शादी करने लगी है। और याद रहे फ्रेडी वही लड़का है, याद रहे कि जब पहले एक्ट में फ्रेडी जो है इस फूलों वाले लड़के के साथ टकराया था, तो वो बाद में तीसरे और चौथे एक्ट में हमने देखा कि फ्रेडी जो है वो उस फूल वाली लड़की के चेंज होने पर, उसके एक्सेंट में तब्दीली पर, उसके लिबास में और उसके मैनर्स में इम्प्रूवमेंट होने पर उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर चुका है, उससे मुतासर हो चुका है। जो स्टूडेंट्स हमारे ये जो आज की जो वीडियो है ये समरी बेस्ड थी, तकरीबन मैंने इसकी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके लिए लिख भी दिए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इस समरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी जो PDF है वो आपको मैं फराहम कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ज़रूर जो है वो ले लीजिए। और स्टूडेंट जो है इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं इसका आपके लिए इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी वो भी मैं इसके साथ आपके साथ क्या डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।